हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हम ECU02 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ECU02 अकाउंटेंसी 1 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ट्रांजैक्शन से जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाइए और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मेक अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एसेट होते हैं किसी भी बिजनेस में, इक्वल्स होते हैं कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। कैपिटल को हम जो है ओनर इक्विटी भी बोलते हैं, प्लस में लाइबिलिटी। अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ओके, एसेट क्या होते हैं? जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें लगने वाली मशीनरी या कोई भी जो है आपने कोई जगह रेंट पे ली है या कैश है आपके पास, तो वो बिजनेस का एसेट है। ओके, कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है बाय द ओनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। लाइबिलिटी क्या होती है? अगर मान लीजिए बिजनेस जो है लोन से शुरू किया गया है, तो उस लोन को पे भी तो करना है बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट अर्न करके, तो जो वो लोन है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ओके, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला गया है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के द्वारा। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस ट्रांजेक्शन में राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो 70,000 से राम ने बिजनेस शुरू किया है। तो यहाँ पे जो कैश है वो एक हमारा एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है 70,000 रुपीज़ से। ओके, और जो ओनर की इक्विटी है, मतलब कैश लगाया है बिजनेस में, तो कैश जो है एक एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है 70,000 से। और जो हमारी इक्विटी है, इक्विटी मतलब कैपिटल है बिजनेस की, वो भी इंक्रीज हो रही है 70,000 से। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एसेट इज 70,000 इज इक्वल्स टू, लाइबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि टोटल बिजनेस कैश से शुरू हुआ है। तो जो हमारी ओनर की इक्विटी है वो कितने से बढ़ रही है? 70,000 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस एसेट इज इक्वल्स टू में लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, 70,000 प्लस 0 प्लस 70,000। 70,000 इज इक्वल्स टू 70,000। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे देख चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश के थ्रू। तो कैश जो है हमारा एक एसेट है। कितने के गुड्स परचेज किए? 25,000 के। तो हमने 25,000 की पेमेंट जो है वो कैश से की है। तो जो हमारा एसेट है कैश, वो डिक्रीज हो रहा है 25,000 से। और जो हमारे एसेट है गुड्स, ये गुड्स को हम इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोलते हैं। तो गुड्स भी एक एसेट होते हैं बिजनेस के लिए, तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं 25,000 से। मतलब जो अगर एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है, तो टोटल इफेक्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा एसेट्स में। देखिए, जो इन्वेंट्री या गुड्स है या स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है 25,000 से। कितने से? 25,000 से। और जो हमारा कैश है, कैश क्या है? एक एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है 25,000 से। 25,000 के ही एसेट घट रहे हैं और 25,000 का ही एसेट बढ़ रहा है। तो हमारा नेट इफेक्ट क्या हो गया? बिजनेस एसेट पे जीरो हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में बोला गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने जो पेमेंट बाय कैश नहीं की है, पेमेंट कहाँ से कैसे की गई है? क्रेडिट के थ्रू। क्रेडिट में क्या होता है? आपको पेमेंट आज नहीं करनी, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, जो आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे उनके लिए। तो आपने 15,000 के गुड्स जो है क्रेडिट पे खरीदे हैं। ओके, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो बिजनेस की इंक्रीज होगी 15,000 से। ओके, और 15,000 से ही आपके जो है एसेट जो है इंक्रीज होंगे। ओके, तो इन्वेंट्री या फिर एसेट इज इंक्रीजेस बाय 15,000 और जो अकाउंट्स की लाइबिलिटी है या अकाउंट पेएबल है वो इंक्रीज होगा 15,000 से। ओके, चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में बोला गया परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कोई फर्नीचर खरीदा गया है और उसके बदले कैश दिया गया है। कितने का फर्नीचर खरीदा गया है? 5,000 का, 5,000 का। और कितना ही कैश दिया गया है? 5,000। तो आप देख सकते हैं, अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जिसमें कि आप स्टेशनरी शॉप रन करते हैं। तो स्टेशनरी शॉप में आपके जो टेबल चेयर या फिर जिस भी स्टोरेज एरिया में आप जो स्टेशनरी आइटम्स को प्लेस करते हैं, तो वो जो स्टोरेज एरिया है, वो जो फर्नीचर है आपका एक एसेट हो गया। तो एसेट जो है फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट। और कैश भी क्या है? हमारा एसेट है। अगर हमारा फर्नीचर जो कि एक एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है 5,000 से और एक एसेट कैश जो डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, तो नेट इफेक्ट एसेट पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके,
परचेज फर्नीचर फॉर अ कैश, फर्नीचर एसेट इज इंक्रीजेस बाय 5000। कितने से इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर एसेट? 5000 से। और जो हमारा कैश एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है 5000 से, जो नेट, इसलिए नेट इफेक्ट क्या रहेगा एसेट्स पे? जीरो रहेगा। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पेड रेंट, आपने रेंट की पेमेंट की है। अब बिजनेस में कोई भी स्टार्टिंग आप इन्वेस्ट करते हैं मनी ताकि बिजनेस रन कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल या फिर ओनर की इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ पे जो रेंट है, रेंट क्यों पे किया गया है? कि हम उस जो स्पेस है हमारा बिजनेस जिसमें रन करता है, उस स्पेस को 1 मंथ और यूज़ कर पाए, राइट। तो वो जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है रेंट का, वो एक हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने जो रेंट 4000 है, ये आपने कैश के थ्रू पे किया, तो कैश हमारा क्या है? एक एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है कितने से? 4000 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंट है वो एक एक्सपेंस है बिजनेस का, जिसको हम ओनर इक्विटी बोलते हैं, वो इंक्रीज हो रहा है 4000 से। कितने से? 4000 से। और जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है 4000 रुपीज़ से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन। आपको कमीशन मिला है 600 रुपीज़ का। तो ये कमीशन क्या है? कमीशन एक एसेट है। मान लीजिए आपको कैश में मिला है, तो कैश जो है एक एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है 600 रुपीज़ से। अब जो 600 रुपीज़ क्या है? आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, तो इसको हम बोलते हैं कमीशन रेवेन्यू। क्या बोलेंगे हम? कमीशन रेवेन्यू या फिर ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी कितने से इंक्रीज हो रही है? 600 रुपीज़ से। कितने से? 600 रुपीज़ से। ओके, चलिए सेवन्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेवन्थ ट्रांजेक्शन में बोला गया विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से जो है कैश निकाला गया है पर्सनल यूसेज के लिए। अब यहाँ पे मेन हमारे पास आता है एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन और जो बिजनेस है वो डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज होते हैं। ओके, अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए अपने खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है, उसकी जो बिजनेस में लाइबिलिटी है वो सॉरी इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगी 2000 रुपीज़ से। और जो हमारा एसेट है वो डिक्रीज होगा, कैश एसेट जो है डिक्रीज होगा 2000 रुपीज़ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवन्थ ट्रांजेक्शन के लिए विड्रॉ कैश फॉर अ पर्सनल यूज 2000 रुपीज़। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश विच इज़ एन एसेट इज डिक्रीजेस बाय 2000 रुपीज़। और जो ओनर विड्रॉल्स है या ओनर की इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है 2000 रुपीज़ से। ओके, चलिए एट्थ ट्रांजेक्शन में देखते हैं। एट ट्रांजेक्शन में बोला गया सोल्ड गुड्स ऑन अ क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस इज 30,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 35,000। आपने जो है गुड्स सोल्ड किए हैं, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो था 30,000। लेकिन आप तो एक बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। अब उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने 30,000 के जो गुड्स है वो क्रेडिट पे बेचे, लेकिन 35,000 के बेचे। इससे क्या होगा? आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा 35,000 से। रेवेन्यू क्या होता है? ओनर की इक्विटी होती है। तो ओनर इक्विटी इज इंक्रीजेस बाय 35,000। ओके, या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीजेस। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है? कि जो पैसा हमें आज नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि एक एसेट है बिजनेस के लिए, वो 35,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो ओनर की इक्विटी कितने से इंक्रीज हो रही है? 35,000 से। ओके, और जो हमारे कॉस्ट ऑफ अ गुड्स है, ओनर की कॉस्ट ऑफ अ गुड्स सोल्ड, जो हमारे गुड्स की एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी? 30,000 से। लेकिन इसी वजह से जो हमारा एसेट होगा वो कितने से डिक्रीज होगा? 30,000 से। कितने से डिक्रीज हो रहा है एसेट? 30,000 से। ओके, चलिए अब नाइन्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नाइन्थ ट्रांजेक्शन में बोला गया पेड टू क्रेडिटर्स। आपने 10,000 रुपीज़ आपके कुछ उधारी थे वो आपने पे किए हैं। ओके, पेड टू क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो पेमेंट कितने की है? 10,000 की। तो 10,000 की लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। ओके, और जो आपकी एसेट है वो भी डिक्रीज हो गई 10,000 रुपीज़ से। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन की है, अब इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम एसेट्स लिखेंगे और उनका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे और उनका अमाउंट लिखेंगे। फिर जो ओनर की जो है इक्विटी है वो लिखेंगे, फिर उसका अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब इन जो अमाउंट्स हमने लिखे हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे कि टोटल एसेट इतने के हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ इतनी है और टोटल ओनर्स इक्विटी इतनी है। तो हमारा जो कैश था वो एसेट था, जो कि इंक्रीज, जो टोटल कैश यहाँ पे आया है वो 24,600 था। इन्वेंट्री यानी कि गुड्स हमने खरीदे थे जो वो है 10,000 के। फर्नीचर जो हमारा एक एसेट था जो कि हमने खरीदा था 5,000 का। जितना इंक्रीज हुआ है वो लिखना है यहाँ पे। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब हमें प्रॉफिट
प्रॉफिट कितने का हुआ है, या फिर हमारे पास जो पैसा जो है कैश आएगा वो कितना है 35,000 है। तो अगर हम इन सब अमाउंट को टोटल करें तो हमारा टोटल आएगा 74,600। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ मतलब बिजनेस को, बिजनेस की जो है देने हैं हमें बिजनेस से, ओके, मतलब हमारी उधारी कितनी है। तो आप पीछे की ट्रांजेक्शन्स में देख सकते हैं 5,000 की उधारी है। कैसे है 5,000 की, क्योंकि हमने जो फर्नीचर है वो वेट यहाँ पे यहाँ पे 5,000 की जो हमारी अकाउंट्स पेएबल है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट की इक्विटी कितनी है, ओनर की कैपिटल, उन्होंने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था 70,000 से, ठीक है। उसके बाद रेंट में कितना एक्सपेंस हुआ 4,000 रुपीज़, फिर कमीशन में कितना आया 600 रुपीज़, फिर उसने विड्रॉ कितना किया 2,000 रुपीज़, सेल्स का रेवेन्यू कितना आया 35,000 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ अ गुड्स कितनी थी 30,000, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 35,000, ये जो टोटल है 70,000, इसमें कुछ डिक्रीज भी हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, राइट। पहले एक्सपेंसेस 30,000 का हुआ है, फिर उसमें से 5,000 ऐड होगा, फिर 2,000 प्लस होगा, फिर 2,000 माइनस होगा, 600 भी प्लस होगा, 4,000 माइनस होगा, तो 69,600 में हमारे पास लास्ट टोटल आएगी। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितने की है 5,000 की, और टोटल ओनर इक्विटी कितनी है 69,600 की। अब जो टोटल एसेट थे 74,600, उन दोनों को वो इक्वल होगा टोटल लायबिलिटीज प्लस में टोटल ओनर्स इक्विटी, ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज नोट दैट टोटल एसेट इज ऑफ 74,600, कितने के हैं 74,600 के टोटल एसेट है, इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल ओनर्स इक्विटी, मतलब 5,000 प्लस 69,000 तो 74,600 हमारी वैल्यू होनी चाहिए, विच वेरीफाइज द अकाउंटिंग इक्वेशन, जिससे कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन पे बोला गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। दो कॉन्सेप्ट है जो हमें एक्सप्लेन करने हैं एग्जांपल के साथ। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और दूसरा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंसिस्टेंसी आप जैसे कि आप जानते ही है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही चीज़ या एक ही तरीका फॉलो करना, ओके। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप एक ही तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। मान लीजिए आप डेप्रीशिएशन का कोई लॉ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में वही मेथड फॉलो करोगे, कोई अदर मेथड फॉलो नहीं करोगे, ओके। और अकाउंटिंग आप ईयरली बेसिस कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग ईयरली बेसिस करते रहोगे जब तक कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, ओके। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है फुल मतलब कंप्लीट, और डिस्क्लोजर मतलब जो सच्चाई है बिजनेस की वो सामने लाना, ओके। तो इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं दोनों की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक अकाउंटिंग जो है मेथड फॉलो कर रहे हैं उसी को आप फॉलो करेंगे, आप मेथड को चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इन अकाउंटिंग स्टेट्स दैट वंस अ कंपनी चूजेस एन अकाउंटिंग मेथड और अ प्रिंसिपल, it should continue to use that method consistently over time. This ensures that the financial statements are comparable and can be used to make meaningful comparisons between different periods. For example, let's say a company decide to use a straight line method for depreciating its asset. According to the consistency concept, full disclosure concept. The full disclosure concept in accounting requires companies to provide all relevant and material information in their financial statement and accompanying notes. This concept ensures that users of financial statement have access to all necessary information to make informed decision. ओके तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स भी दिया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया, हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट दैट कुड हैव अ सिग्निफिकेंट impact on its financial position, the full disclosure concept would require the company to disclose this information in its financial statements. This could include details about the nature of the lawsuit, potential financial implication, and any other relevant information. By providing this information, the company is being transparent and allowing users of the financial statement to understand the potential risk and uncertainties associated with the lawsuit. Okay? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो है वेट फॉर अ मिनट, क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था अकाउंट्स रिसीवेबल, ओके। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बाद में कवर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कंसाइनमेंट का है। ओके, तो देसाई ऑफ दिल्ली कंसाइंस गुड्स टू मुखर्जी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड ऑन अबव सोल्ड एट और अबव इनवॉइस प्राइस। अब देखिए कंसाइनमेंट में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने गुड्स खुद सोल्ड नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी एजेंट को या थर्ड पार्टी कंपनी को अपने गुड्स देता है और ये कहता है कि आप जो है मेरे गुड्स मेरे बिहाफ पे सेल कीजिए और उसके बदले में आपको कुछ % कमीशन दूंगा। तो यहाँ पे एक देसाई जी है दिल्ली के, जो अपना जो गुड्स है, जो देसाई जी है वो एक मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स के, वो क्या करते हैं कि मुखर्जी जो कि कोलकाता से है उनको बोलते हैं कि या तो आप मेरे गुड्स इनवॉइस प्राइस या उससे ज़्यादा में बेच दीजिए। ओके, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स बनाए वो 10,000 के, उनकी कॉस्टिंग क्या है 10,000, लेकिन मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा उन गुड्स से, राइट? तो वो क्या कहेंगे मतलब जो थर्ड पार्टी एजेंट है मैन्युफैक्चरर को ये बोलेंगे कि अब मेरे 10,000 की गुड्स है, आप इन्हें जो है 12,000 में बेचेंगे या फिर उससे ज़्यादा प्राइस में, लेकिन 12,000 से कम में नहीं बेचना। तो ये जो 12,000 है ये क्या है? इनवॉइस प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पे मिनिमम उस पे सेल होनी चाहिए, उससे अबव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस प्राइस पे तो होनी ही चाहिए सेल, उससे कम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है इनवॉइस प्राइस पे या उससे ज़्यादा में देसाई जी ने बोला कि मेरे जो गुड्स आप सोल्व कर सकते हो। किसको बोला? मुखर्जी को, जो कि कोलकाता से है। ओके, मुखर्जी इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर मुखर्जी जो है गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे बेचते हैं तो उनको 10% का कमीशन मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा में बेचते हैं बियॉन्ड एट इनवॉइस प्राइस एंड 30% ऑफ एनी सरप्लस ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में गुड्स को बेचते हैं तो उनको 30% कमीशन मिलेगा। अगर इनवॉइस प्राइस में बेचते हैं तो 10%, अगर इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में बेचते हैं तो 30%। ओके, मुखर्जी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय देसाई अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। अब जो है 60% का बिल्स ऑफ एक्सचेंज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुखर्जी ने। ओके, During the year 2020, goods consigned by Desai were involved at 2 lakh and the cost of such goods were 1,50,000 including freight to Desai। अब जो ये गुड्स जो है 2020 में जो कि देसाई ने कंसाइन किए थे वो 2 लाख रुपए की है। ओके, और 2 लाख रुपए के थे, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी इंक्लूडिंग फ्राइट वो थी 1,50,000। ओके, तो सेल्स मेड बाय मुखर्जी ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,85,000। अब जो मुखर्जी ने सेल की है वो 1,85,000 की है ऑन 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 में उन्होंने 1,85,000 की सेल कर दी। ओके, एट अ इनवॉइस प्राइस गुड्स अनसोल्ड विद मुखर्जी रिप्रेजेंटेड एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 40,000। मतलब जो अभी गुड्स बचे हुए थे जो बेचने हैं वो 40,000 के थे। किस प्राइस पे थे? इनवॉइस प्राइस में। तो देखिए 1,85,000 के गुड्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं और 40,000 की और है, तो टोटल जो है 2,20,000 हो गया, राइट? मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ज़्यादा जा रहा है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर देसाई हैड रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी 35,000। अब उसी ईयर में जो है मुखर्जी को जो है 35,000 मिले बैंक ड्राफ्ट से। ओके, सर्टेन रेमिटेंस बीइंग इन ट्रांजिट ऑन 31 दिसंबर 2020 प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। अब यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। ओके, तो हमें जो लेजर बनाना है तो सबसे पहले बुक्स ऑफ देसाई में बनाएंगे कंसाइनर का। किसका बनाएंगे? कंसाइनर का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो गुड्स सेंड किए गए थे कंसाइनमेंट के लिए वो 2 लाख रुपए के थे, और जो मुखर्जी के अकाउंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ था वो 1,20,000 का था, क्योंकि 2 लाख का 60%। ओके, अब जो बैंक से रिसीव हुआ है मुखर्जी की तरफ से वो 35,000 रुपये रिसीव हुए हैं, और 1,85,000 जो है बैंक में कैरिड डाउन था रेमिटेंस इन ट्रांजिट, और जो मुखर्जी के अकाउंट में पड़े हैं गुड्स वो कितने के हैं? 40,000 के। तो टोटल कितना हो गया? 2,60,000। ओके, चलिए अब प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी और कंसाइनी। ओके, जो कंसाइनमेंट के लिए गुड्स देता है उसे कंसाइन
कंसाइनर बोलते हैं, और जिसको गुड्स दिए जाते हैं कंसाइनमेंट के लिए उसको हम कंसाइनी बोलते हैं। ओके, तो देसाई के अकाउंट में कितने के गुड्स जो है क्रेडिट हुए थे, 2 लाख रुपीज़ के, और जो पेमेंट मिली थी देसाई को वो 35,000 और 18,500। ओके, जो कमीशन उसको मिला था सेल्स में वो था 18,500 क्योंकि 10% के हिसाब से। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 2,53,000। और जो सेल्स अकाउंट है उसमें 1,85,000 की सेल हुई है, और जो अनसोल्ड गुड बचे हुए हैं वो 40,000 की है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है 10% कैलकुलेट हुआ है 1,85,000 के लिए सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 30% ऑफ जीरो। नो सरप्लस रियलाइज्ड बियॉन्ड इनवॉइस प्राइस विच इक्वल्स 18,500। ओके, मतलब कोई भी 30% का कमीशन नहीं मिला है उसे, सिर्फ जो इनवॉइस प्राइस है ना उसका 10% उस पर मिला है। ओके, द रेमिटेंस इन अ ट्रांजिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ड्यू टू देसाई। अब कितना रेमिटेंस है, इसका टोटल अमाउंट ड्यू 2,60,000 रुपये रेमिटेंस है, एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय देसाई इज 35,000 विच इक्वल्स टू 1,85,000। ओके, द अनसोल्ड गुड्स आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 40,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 725 इन ट्रायल बैलेंस। अब कोई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया गया, उसमें क्या है 725 रुपये का जो है डिफरेंस है। इट हैज़ बिन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसमें क्या किया कि जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब कुछ गलतियाँ पाई गई, उसके लिए आप जो है रेक्टिफाइंग एंट्रीज प्रिपेयर कीजिए सस्पेंस अकाउंट के लिए। ओके, चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ 375 हैज़ बीन पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ अ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 275। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 375 रुपये जो है डेबिट साइड में जो कमीशन में ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट था वो कितना था 275, मतलब 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट दो अकाउंट होंगे, जिसमें कमीशन अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपीज़ से। क्योंकि 375 वॉज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 275, तो उसमें से 375 में से 275 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 रुपीज़ आएगा। अब 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए तो 100 रुपीज़ को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे डेबिट, 100 रुपीज़ डेबिट विच अकाउंट इन कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड बाय 100 रुपीज़ एंड सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 100 रुपीज़, क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में बोला गया गुड्स ऑफ 200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन लाल हैज़ बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250, मतलब 200 रुपये के जो है गुड्स सोहन लाल से परचेज किए गए थे, लेकिन वो जो है 250 रुपये के दिखाए गए थे। इसके लिए रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे हम, गुड्स अब 200 और 250 में से 200 और 250 में 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो है डेबिट होगा, सोहन लाल का अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोला गया टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 475। जो सेल्स अकाउंट था उसमें ओवरकास्टिंग हुई है 475 की। ओके, तो सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 475, सो वी नीड टू करेक्ट द एक्सेस क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अ क्रेडिट अमाउंट ऑफ 50 वॉज पोस्टेड ऑन एज 150 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट। वहाँ पे 50 रुपीज़ की जगह हमने 150 रुपीज़ जो है ऐड कर दिए। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है वो डेबिट होगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, अ क्रेडिट अमाउंट ऑफ 50 वॉज पोस्टेड एज 150 टू द डेबिट साइड ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, सो वी नीड टू करेक्ट द एक्सेस डेबिट ऑफ 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इन पर्सनल अकाउंट इज डेबिट एंड 100 रुपीज़ इन सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज़, मतलब सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट होंगे। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में बोला गया कि गुड्स ऑफ 300 वर सोल्ड टू महेश बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब जो है ना सेल्स हुई है, कितने रुपए की सेल्स हुई है 300 रुपीज़ की हमारी सेल्स हुई है, तो सेल्स अकाउंट में वो होना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड करना चाहिए 300 की सेल, लेकिन वो क्या हुआ गलती से हमने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। हमने की तो है सेल्स और करके दिया हमने परचेज बुक में। ओके, मतलब ऐड कर दिया। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट करना होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होगा। ओके, क्योंकि जो सेल्स अकाउंट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जो सेल्स अकाउंट है उसमें रिसीव हुआ है तो डेबिट यहाँ पे होगा और परचेज अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में बोला है ओनली 20 वर रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल इंस्टेड ऑफ 200, मतलब 200 ऐड करने थे हमें बिल्स रिसीवेबल में, लेकिन किसी टाइपो की वजह से या किसी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 200 की बजाय हमने 20 लिख दिया। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है 180 रुपीज़ से डेबिट होगा और जो सस्पेंस अकाउंट है 180 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। 180 रुपीज़ क्यों, क्योंकि जो 200 है और 20 रुपीज़ है, क्योंकि 20 रुपीज़ तो हमने बिल्स रिसीवेबल में पोस्ट की है, लेकिन जो 200 में से 20 बचा है 180 वो नहीं पोस्ट किए ना, वो नहीं रिकॉर्ड किए। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 180 रुपीज़ एंड सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड बाय 180 रुपीज़। ओके, चलिए अब ये जो है इन सब की हेल्प से हम जो है एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टोटल कितना है, मतलब ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस आया था 725 का, और सोहन लाल के अकाउंट में रेक्टिफिकेशन की तो कितना आया 50 रुपीज़, सेल्स रिटर्न में 475। अब बात करेंगे जो अमाउंट जो है एक्स्ट्रा था, कमीशन अकाउंट में कितना आया 100 रुपीज़, पर्सनल अकाउंट में 100 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल जो रॉन्ग एंट्री थी उसको रेक्टिफाई करने के बाद 100 रुपीज़, और बैलेंस कैरी डाउन जो है डिफरेंस कितना था 345। अब ये जो इधर का टोटल है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है टोटल दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। ओके, द बैलेंस ऑफ 345 on the credit side of the suspense account after rectification of all error show that errors have been correctly identified and rectified। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है 345 का वो ये शो करता है कि जो एरर्स है वो सभी एरर्स आइडेंटिफाई हो गई है और वो करेक्ट कर दी जा चुकी है। द सस्पेंस अकाउंट नाउ एग्रीज एंड द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एलिमिनेटेड। दिस कन्फर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिन्यूटेशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और अ वैल्यू ऑफ एन एसेट डिस्कस क्रिटिकली। अब यहाँ पे हमें जो डेप्रिसिएशन के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देनी है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और फिर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। ओके, देखिए डेप्रिसिएशन होती क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें मशीनरी में जो है इन्वेस्टमेंट की। ओके, अब जो मशीनरी है उसकी भी कुछ ना कुछ लाइफ होगी, मतलब वो मशीन आप 10 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 20 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 15 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ समय बाद जो मशीन जो है काम की नहीं रहेगी, उसके जो पार्ट्स है वो घिस जाएंगे, आपको न्यू मशीन जो है खरीदनी पड़ेगी। तो उस मशीन की में आपको ये देखना है कि जितनी आपकी लागत है, जितना आपने उसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या वो उतना प्रॉफिट आपको अर्न करके दे रही है। अगर वो करके दे रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए वैल्यूएबल थी, लेकिन उसकी समय के साथ वैल्यू आप घट गई, तो वो उसकी बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मान लीजिए न्यू मशीनरी आपने परचेज़ की 1 लाख रुपीज़ की और जब वो सेल हुई तो 20,000 की हुई, तो जो 1 लाख और 20,000 है इसके बीच में 80,000 का जो डिफरेंस है वो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितनी वैल्यू इसकी घट गई। आप एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्स का। जब कार्स जो है ऑटो ड्राइवर कैब ड्राइवर जो है खरीदता है अपने अर्निंग पर्पस के लिए, तो वो जो कार की वैल्यू होती है जब वो शोरूम से निकलती है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, अब 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी वैल्यू जो है घट जाएगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल प्राइस। तो वो कितनी घटेगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी जो ईयर वाइज घटती है, और फिर उसके बाद जो है वो 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू घट के मान लीजिए 5 लाख से 5,000 रुपये हो गई, क्योंकि वो अब यूज़ की नहीं है 10 ईयर्स के बाद। 10 ईयर्स के बाद या तो उसे कबाड़ी लेगा या फिर उसे जो है बेचना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स को। तो जब आप उसको जो मशीनरी आपकी थी जब आपने उसको 10 ईयर्स के लिए यूज़ किया तो उसने आपको प्रॉफिट अर्न करके दिया 10 लाख रुपीज़, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो डेप्रिसिएशन क्या कहता है, मैं एक बार आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। डेप्रिसिएशन इज़ एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है यूज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट। मतलब ये जो फिजिकल कोई भी टेंजिबल एसेट होता है उसकी लाइफ में कितना उसका यूज़ है, उसकी कॉस्ट का, ये बताने के लिए। ओके, इट रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ द एसेट वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड अप इन एनी गिवन टाइम पीरियड। ये बताता है कि कितना हमने एक पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट वैल्यू को यूज़ कर लिया किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में। ओके, द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग। ये जो कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का, ये बेसिक जो हमारी मैचिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग
अकाउंटिंग में उसके बेसिस पे बताया गया। ओके, विच स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज दे हेल्प टू जनरेट। इसके अकॉर्डिंग जितना हमने एक्सपेंस किया है उससे उतना रेवेन्यू हमें निकालना है। ओके, द डेफिनेशन यू प्रोवाइड डिस्क्राइब डेफिनेशन डिप्रिसिएशन एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग diminution in the quality, quantity or value of an asset. This definition captures the essence of depreciation but may not fully encompass its complexity and nuances. अभी जो हमने definition दिया है कि depreciation is an accounting practice used to spread the cost of tangible or a physical asset over its useful life. It represents how much of the asset value has been used up in any given time period. अब ये जो डेफिनेशन है ये बताती है कि क्या उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या वैल्यू में डिमाइनेशन होगा। ओके, लेकिन जो क्रिटिकल थिंग्स है, जो ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पे नहीं बताएगी, तो उन्हीं क्रिटिकल थिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमाइनेशन। ओके, जब हमें ये पता है कि डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू घटती है, लेकिन ये देखना होगा कि हमें कौन से मतलब किस फैक्टर को लेकर depreciation calculate करनी है। ओके, permanent and continuing diminution. While it's true that depreciation involves a reduction in the value of an asset, it's important to note that this reduction is based on the estimated useful life of the asset, not necessarily its actual physical deterioration. For example, a machine may still be operational after its useful life has ended, but for accounting purpose the value would be fully depreciated. मान लीजिए कोई मशीन आपने खरीदी थी जिसकी वैल्यू एज पर डेप्रिसिएशन 0 हो गई है, लेकिन वो मशीन अभी भी आपके लिए काम कर रही है, अभी भी आप उससे काम ले रहे हैं, तो वो जो है वो इसमें नोट डाउन होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड बात की, क्वालिटी एंड क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब क्वालिटी क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग खरीदी गई बिजनेस पर्पस के लिए कि होटल्स बना के उसमें रूम हमें जो है रेंट आउट करने हैं, तो जो होटल में जो ज़मीन है वो उसकी कीमत, तो हमें उसकी ज़मीन से कीमत की बात नहीं करनी, हमें जो है ना उसकी क्वालिटी की बात करनी है। अब जो कुछ समय बीतेगा, मान लीजिए 10 साल 15 साल बीत गए, ओवर द टाइम जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो कमज़ोर होने लग जाएगा, पपड़ी उतरने लग जाएगी या कोई भी दिक्कत होगी, तो उसमें जो है उसकी क्वालिटी में डिक्रीज होगा, क्वालिटी में डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन उसकी क्वांटिटी, मतलब अगर होटल में पहले 15 कमरे थे तो अब भी 15 कमरे ही होंगे, या उसकी क्वांटिटी और वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, तो यही यहाँ पे बात की गई डेप्रिसिएशन के लिए कि डेप्रिसिएशन प्राइमरीली कंसर्न्स द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एन एसेट डोंट नेसेसरीली decrease in the way that's directly proportional to the quantity, size, number of a room depreciation. For instance, a building might depreciate over time due to wear and tear, but its quality or quantity, size or number of a rooms remains the same. Okay, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है थर्ड में बोला गया है एसेट। द टर्म एसेट in the context of depreciation usually refers to the tangible assets like machinery, equipment, vehicles and buildings. Intangible assets, the patents and the trademarks can also be depreciated, but the process is often referred to as amortization. अब क्या होता है कि जो एसेट है वो किसी भी एसेट के लिए डेप्रिसिएशन यूज़ की जाती है। अब एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल क्या होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल, जैसे कि एक मशीनरी है या कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी व्हीकल है, तो वो क्या है, एक टेंजिबल एसेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नॉट मेंशनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब उसकी एक यूजफुल लाइफ नहीं बताई गई है। ओके, द डेफिनेशन डज नॉट मेंशन द कंसेप्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट विच इज द की एस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. दिस यूजफुल लाइफ रेफर्स टू द एस्टिमेटेड पीरियड ड्यूरिंग विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोडक्टिव और प्रोवाइड वैल्यू टू द बिजनेस. ओके, चलिए फॉर फिफ्थ देख लेते हैं। नॉट अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के भी डिफरेंट मेथड्स है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर कोई और मेथड। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें जो मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है डेप्रिसिएशन के। ओके,
There are several methods of calculating depreciation, including straight line method, declining balance, and units of production. These methods can result in different depreciation expenses over the life of an asset, affecting the timing of expense recognition and tax liabilities. Okay, तो हम conclusion में बोल सकते हैं, in conclusion, while the provided definition gives a general understanding of depreciation, मतलब ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, इससे हमें एक जनरल मीनिंग तो समझ में आता है डेप्रिसिएशन का, लेकिन कम्प्लीटली नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियां हैं। ठीक है, इट लैक्स सम क्रिटिकल एस्पेक्ट। अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन माइट बी डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ओवर द एस्टिमेटेड पीरियड, estimated useful life, representing the portion of the asset's value consumed over a specific period. This definition includes only the concept of useful life and the allocation of a cost which are central to understanding depreciation. Okay, चलिए depreciation यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।